हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर ग्रेड्स। दिस इज राहुल शर्मा। आज बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एक अदर टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अलग अलग तरीके की आपको कह सकते हैं फॉर्मेट्स बनाने होते थे। जैसे कि आप बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग रेशियोज भी आप कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा दो स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, जो कि होती है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये क्या होती हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी, it comes in the analysis of financial statement, and this is comparative and common size statements. सो बेसिकली इस वीडियो में हम इन दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ओके, बट जस्ट रिमेंबर कि ये दोनों ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। ओके, फर्स्ट वन इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी आ जाती है एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस भी आ जाता है। ओके, सो व्हेन आई से कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब दो तरीके की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और या तो होगी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या जिसे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। ओके, सो these are the statements showing positions of two or more periods in comparative form। ये क्या है? ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको पोजीशंस शो करती हैं, कब की? दो या दो से ज्यादा पीरियड्स के लिए। यानी एक साल का कुछ डेटा आपके पास है, ठीक है? इस डेटा को आप कंपेयर कर रहे हो किसी दूसरे ईयर के डेटा के साथ, ठीक है? तो ये क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ओके, मतलब यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या है? एक मस्ट आपके पास क्या होना चाहिए? 2 इयर्स का डेटा मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आपके पास 2 इयर्स का डेटा नहीं है मिनिमम, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डेटा इज कंपैरेटिव ओनली व्हेन सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूज्ड। हम ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल डेटा जो है, किसी भी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल डेटा है, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा हो, चाहे वो बैलेंस शीट का डेटा हो, वो कंपैरेटिव तभी होगा जब वो कंपनी जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हो, उसने सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करे हैं। इन ईयर 1 सेम फॉलो किया है, ईयर 2 में सेम प्रिंसिपल फॉलो किया है, तो आप इसे आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ओके, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसने कुछ दूसरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करे, सेकेंड ईयर में कुछ अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करे, तो वहां पे कंपैरिजन जो है वो कर तो सकते हैं, बट वहां पे आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ठीक है, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन डिपेक्ट नहीं करेगा अबाउट द फाइनेंशियल, यू कैन से, स्टेटस ऑफ दैट कंपनी। ओके, next, this is also known as horizontal analysis। कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस को ही आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, ठीक है? नेक्स्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आ जाते हैं? अगेन, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, these statements indicates the relationship of different items with a common item। ये क्या बताती है? रिलेशनशिप्स बताती है अलग अलग आइटम्स का किसी एक पर्टिकुलर आइटम के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये बताता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें आप कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है? वी डू नॉट डू एनी फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इनफैक्ट हम यहाँ क्या करते हैं, एक फिगर, एक नंबर जिसको आपने लिया है एज अ बेस, उससे देखते हैं अदर नंबर्स को,
और देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम। ठीक है, तो हर आइटम जिसको आप क्या कर रहे हो, कंपेयर करके देख रहे हो आपके बेस जो नंबर है उससे, उससे आपको क्या पता चलेगा, उसका परसेंटेज आप निकालोगे। ठीक है, of that common item. Next, useful both in intra-firm and inter-firm comparisons. Intra-firm मतलब फर्म या बिजनेस के अंदर के ही आपको कंपैरिजंस करने हैं। मैनेजमेंट इटसेल्फ अपने वर्किंग से रिलेटेड कुछ कंपैरिजन करना चाहता है। ठीक है, तो उसे इंट्रा फर्म बोलते हैं। एंड इंटर फर्म एनालिसिस मतलब जब एक फर्म के डेटा को आप दूसरे फर्म के डेटा के साथ कंपेयर करना चाहते हो। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो इंटर फर्म में भी यूज हो सकता है, इंटर फर्म में भी यूज हो सकता है और इंटर फर्म कंपैरिजंस में भी यूज हो सकता है। एंड इट इज आल्सो नोन एज वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज स्टेटमेंट को आप वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं। वर्टिकल एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। ओके, अब फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, एक रफ फॉर्मेट। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर करूंगा, सिर्फ दो तीन आइटम्स को ही यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि आगे के आइटम्स आप कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक ऐसा फॉर्मेट बना दिया मैंने। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कुछ आइटम्स को लिख के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे शो करते हैं। ठीक है, अब कंपैरेटिव है तो इसके अंदर 4 कॉलम्स तो होंगे ही होंगे। ओके, दिस इज पर्टिकुलर्स। अब एक ले लेते हैं 2019, एक ले लेते हैं 2020। ओके, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज एंड दिस इज परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज है, परसेंटेज चेंज। अब इसमें कुछ आइटम्स लिख देता हूं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, एक या दो लिखूंगा जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल सके। पहले हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इसे हमने लिखा ठीक, इसमें हमने लिखा आरएफओ, आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, शॉर्ट में लिखा है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट आइटम आरएफओ। इसके बाद कुछ अदर इनकम्स भी गिवन थी मुझे, मान लेते हैं कुछ अदर इनकम्स भी गिवन है, वो भी लिख देता हूं। ओके, अदर इनकम्स में लेट सपोज कि यहाँ पे था मेरे पास, ठीक, ओके, सो अब आप क्या करेंगे, इससे आपको मिलेगी टोटल। अब कंपैरेटिव है। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको, जो बेस ईयर है आपका 2019 और करंट ईयर है 2020, आरएफओ कितना था, 1,20,000 था 2019 में, 2020 में बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया 20 लाख।
राइट। यहाँ इसको लिख लो 12 है एक्चुअली, 12 लाख। तो 12 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 20 लाख, यानी कितने से बढ़ गया? 8 लाख। इसको भी देखिए, अगर इनकम पहले 4 लाख थी, अब कितनी होगी? 4 लाख 50, यानी कितने से बढ़ गई? 50,000। ओके। अब आपको क्या करना है? एब्सोल्यूट चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं? एब्सोल्यूट चेंज वाला जो फिगर है, ये कितना है? 8 लाख अपॉन बेस ईयर कितना? 12 लाख इंटू 100। सिंपल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में जाएगा आपका। 200 डिवाइडेड बाय 3, 6 18, 6 18, 6 18, मतलब ये जाएगा आपको कुछ 66.66%। ओके। इसी तरीके से अब आप इसको कंपेयर करिए, 50,000 को कंपेयर करेंगे किससे? 4 लाख से। तो 50/4 लाख इंटू 100। जीरोस को वहीं पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब सिंपली आप क्या कर सकते हो? 5/40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25। अब 25 को डिवाइड करना है आपको 2 से। 2 2 4, 2 5 10, मतलब कितना? ये आ जाएगा 12.5%। ओके। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो, तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको 2 ईयर्स जो होते हैं उनको लिखना है। मेक श्योर कि जो बेस ईयर है, जो छोटा वाला साल है, वो पहले लिखो, और जो बड़ा वाला ईयर है उसको आप बाद में लिखो। उन्हें कंपेयर करो। कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा? एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब जो डिफरेंस है। डिफरेंस पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ओके। इसके बाद ये जो आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला, इसको परसेंटेज में आप डिनोट करोगे। और कैसे करोगे? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन जो बेस ईयर का नंबर है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100। ओके, समझिए? तो ये क्या हो गया आपका? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेम आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको समझ में आ गया, तो आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी समझ सकते हो। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कोई फर्क नहीं है, बस जो फिगर्स होंगे वो बैलेंस शीट के आपको लेने होंगे। ओके। बैलेंस शीट के फिगर्स आपको लेने होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन हो, उसको आपको क्या करना है? पहले एज इट इज आप लिख लीजिए। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। मैं एक जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आपको उससे ज्यादा बेटर वे में समझ में आ पाएगा। ओके। फॉर एग्जांपल, ये तो एक अलग फॉर्मेट हो गया था यहां से यहां तक। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है। सो यहां से ये अलग फॉर्मेट है। ठीक है। ये ऊपर जो था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था, नीचे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहा हूं। ओके। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए कुछ फिगर्स ले लेते हैं।
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक, यही लिखते हैं आप पहले, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आफ्टर दैट आप लिखिए यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल, ओके। शेयर कैपिटल के अलावा आपको गिवन हो सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अभी ज्यादा पूरा का पूरा मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। तो आप क्या करिए, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल मान लेते हैं, यहाँ पे थे 3 लाख, यहाँ पे हो गए लेट्स सपोज 5 लाख, ठीक। रिजर्व्स एंड सरप्लस मान लेते हैं, यहाँ पे थे 4 लाख, ये हो गए मान लेते हैं, ये भी 5 लाख मान लो, ठीक है। तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है, इसमें कम कंफ्यूज मत होइएगा। तो 2019 में था 3 लाख, 2020 में हो गया 5 लाख, कितने से इंक्रीज हुआ, 2 लाख से, तो एब्सोल्यूट में आप लिखिए 2 लाख, ठीक। परसेंटेज चेंज में आप क्या करेंगे, 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, या ये कहूं मैं 2/3 इंटू 100, ही होगा। इट मीन्स 200 डिवाइड बाय 3, सो 200 डिवाइड बाय 3 अगर आप करते हैं, वही 66.66 चलता जाएगा आपका, राइट, 66.66%। आफ्टर दैट 4 लाख से बढ़ के कितना हो गया, 5 लाख, कितने से चेंज हुआ, 1 लाख रुपीज, 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, या आप सीधा सिंपल से कह सकते हैं 1/4 इंटू 100। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 25, यहाँ लिख दो 25%, राइट। तो इस तरीके से आपके कंपैरेटिव बैलेंस शीट के हर आइटम को आप क्या करेंगे, लिख देंगे पहले, देन उसका एब्सोल्यूट निकालेंगे, एब्सोल्यूट के बाद उसी का परसेंटेज निकालते हुए चलेंगे। इज दैट क्लियर। ये क्या था आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव में हमने बैलेंस शीट भी देख लिया, कंपैरेटिव में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉमन साइज का फॉर्मेट, ओके। किस तरीके से आप कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ये अभी हम देखेंगे। सी, यहां लिख देता हूं मैं हेडिंग, कॉमन साइज इनकम, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज में मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन साइज स्टेटमेंट में आपको 2 ईयर का डेटा गिवन हो तभी आप बना पाएंगे कॉमन साइज, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 1 ईयर के डेटा से भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना होता, किसी दूसरे ईयर के डेटा से कंपेयर नहीं करना होता, ठीक है। जो आपका ईयर, जिस जो भी ईयर आपको गिवन है जिसका डेटा, उसी के एक नंबर से, उसी के एक नंबर को बेस मान के उससे आप बाकी नंबर को कंपेयर करके परसेंटेजेस निकालते हो, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं, ओके। जस्ट सेकेंड। सी,
पर्टिकुलर्स मान लेते हैं 2019 गिवन है, ये 2020 का गिवन है। अब इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज 2019, परसेंटेज 2020। सिंपल। आपस में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, या आपस में कोई इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो किस तरीके से आप करेंगे देखिए। पहले आप लिखते हैं आर एफ ओ। मान लेते हैं 2019 में आर एफ ओ था 3 लाख, 2020 में था 5 लाख। ओके, एक चीज तो ये हो गई। एक मान लेते हैं अदर इनकम। मान लेते हैं अदर इनकम यहाँ पे थी 20,000, यहाँ पे थी 30,000, ऐसा मान लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे टोटल इनकम 3 लाख और 20 हो गया 5,30,000। ओके, इसके बाद कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन हो सकते हैं आपको। कुछ एक्सपेंसेस भी गिवन हो सकते हैं आपको। मान लेते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज इन इन्वेंट्रीज गिवन है आपको। ओके, 20,000, 10,000 एंड अदर एक्सपेंसेस गिवन है आपको। यहाँ पे मान लेते हैं 10,000, यहाँ पे ले लेते हैं 8,000। ठीक है, अब ये क्या है आपका? इसको बोलेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम उसे नाम दिया मैंने ए। ठीक है, ये बनेगा आपको 20 पे तो 30 और ये हो जाएगा 18। इसके बाद आगे का भी रहता है, बट अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। आपको करना क्या है बेसिकली, किससे कंपेयर करेंगे आप, ये बात ध्यान रखिए। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जब परसेंटेजेस आपको निकालने होते हैं, तो उसके लिए आपका जो बेस होता है वो क्या होता है? बेस हमेशा क्या रहता है? आर एफ ओ। क्या रहता है? आर एफ ओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या जिसे आप नेट सेल्स भी कहते हैं। इट मींस 2019 में जब आप आरएफओ का परसेंटेज निकालोगे तो फर्स्ट ईयर तो 100% ही रहना है। 100%, इसका भी 100%, क्योंकि 3 लाख अपन 3 लाख इंटू 100, 5 लाख अपन 5 लाख इंटू 100। नेक्स्ट है 20,000। तो कैसे करोगे आप? कैसे? 20,000, 20,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल रहे हो? 20 डिवाइडेड बाय 3। 6 18। ये वही होगा आपका 6.66%। राइट। नेक्स्ट, इसका अगर आप देखें तो 30,000 अपॉन 5 लाख मीन्स 4 जीरो से कैंसिल आउट कर देता हूं मैं। 3/50 इंटू 100। 2 3 6, इसका 6%। ओके, आफ्टर दैट इनका भी आप अमाउंट निकाल सकते हो, इनका भी परसेंटेज निकालोगे। ठीक है, इसके बाद 20,000 अपॉन 3 लाख, 10,000 अपॉन 3 लाख, इस तरीके से आपको चलते रहना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये क्या था? कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट्स।
कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमेशा बेस क्या रहने वाला है आपका? RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑलवेज। ओके। अब चाहे आपको सिर्फ 19 का गिवन हो तो सिर्फ 19 का बना लो, सिर्फ 20 गिवन हो तो 20 का बना लो, दोनों गिवन है तो दोनों बना सकते हो आप। इसमें कोई कंपल्जन नहीं है कि 2 इयर्स का डेटा आपको गिवन हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आप यहाँ पे देख लो। कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होगा? जो एसेट्स का टोटल होगा ना, उस टोटल से आप कंपेयर करोगे एसेट्स के सारे नंबर्स को, लाइबिलिटीज के टोटल से कंपेयर करोगे लाइबिलिटीज के अमाउंट को। इन शॉर्ट, आप कह सकते हो कि एसेट लाइबिलिटी का अमाउंट तो सेम ही रहेगा वैसे, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी का, है ना? परसेंटेज 2019, परसेंटेज 2020। ठीक। अब इसको मैं थोड़ा दूसरे तरह से कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जैसे प्रीवियस बार हमारे इसमें देखा था, क्या था? इक्विटी लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख था, यहाँ पे 3 लाख है। ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20,000 ले लो, यहाँ पे आप ले लीजिए 20,000। ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें तो बहुत सारे आइटम्स नीचे गिवन होंगे, बट मान लेते हैं आपके टोटल, टोटल जो लाइबिलिटी है ना, टोटल टोटल लाइबिलिटी, लेट सपोज आपकी है, यहाँ पे मान लेते हैं हम 40 लाख मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको 35, 35 लाख ऐसा टोटल मान लेते हैं, टोटल लाइबिलिटी। तो मैंने क्या कहा? जो भी शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या जो भी लाइबिलिटीज वाले अमाउंट हैं, उन सबको लाइबिलिटीज के उस ईयर के टोटल से आप कंपेयर करोगे। यानी परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 5 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 20,000 अपॉन 40 लाख इंटू 100। ठीक है? कैसे? 5 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100। 25 डिवाइडेड बाय, तो यू कैन से कि ये इसका है 12.5%। सेम 35 लाख है 2020 का टोटल, तो आप क्या लोगे? 30,000 अपॉन 35 लाख। मीन्स मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे 3/35 इंटू 100।
मीन्स ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 7, 7 8 से 56, 7 5 से 35, 7 7 से 49, इट मीन्स 8.57 समथिंग कुछ। तो किससे कंपेयर किया, इसे किससे कंपेयर किया, हर नंबर को किससे कंपेयर करोगे, या किससे कैसे परसेंटेज निकालोगे, टोटल एसेट्स और या टोटल लाइबिलिटीज के जो अमाउंट है उनसे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस। सिंप्लीफाइंग द डेटा इज कॉल्ड, जब डेटा को सिंप्लीफाई किया जाए, 2-3 साल का डेटा आपके पास गिवन है, उसे आप सिंप्लीफाई करो तो उसे आप क्या कहेंगे? इंटरप्रिटेशन कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को इंटरप्रेट करना, समझाना। सिंप्लीफाई करना मतलब इजीएस्ट वे में उसे रिकॉर्ड करना। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक फॉर्मेट है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे आइटम्स गिवन है। ठीक है, इसके बाद आपका बैलेंस शीट एक फॉर्मेट है जिसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ये है एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हो? वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट क्वेश्चन ये है कि उसे और क्या कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज वर्टिकल एनालिसिस। अभी हमने देखा था शुरुआत की जो स्लाइड्स थी उसमें, राइट? आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस डेटा ऑफ एटलीस्ट 2 years, कम से कम 2 ईयर का डेटा आपको चाहिए ही चाहिए। किस एनालिसिस के लिए? कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए चाहिए क्या 2 साल का डेटा, या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के लिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए, और नन ऑफ दीज? थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट कोई भी हो, वेदर इट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट और इट इज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, उसमें सिंगल ईयर के डेटा से भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू मेक एनी कंपैरिजन। ठीक है, आपको एक ही ईयर का डेटा से काम चल जाएगा। बट जब कंपैरिजन की बात आती है, चाहे वो बैलेंस शीट का कंपैरिजन हो, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट का कंपैरिजन हो, कंपैरिजन में कम से कम 2 years का डेटा चाहिए आपको। तो your correct option is comparative income statement, right? आगे बढ़ते हैं। Which of the following deals with explaining the impact of data? इनमें से कौन से ऑप्शन में ये पता चलता है कि इम्पैक्ट क्या है डेटा का? इम्पैक्ट ऑफ डेटा, रेशियो एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, कंपैरिजन और इंटरप्रिटेशन। इम्पैक्ट ऑफ डेटा, डेटा का क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, ये कैसे पता चलता है? जब उसका क्या किया जाता है? इंटरप्रिटेशन किया जाता है। ठीक है, अपने वर्ड्स में जब समझाया जाता है कि हाँ, ये रेशियो एनालिसिस देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने के बाद ये समझ में आया। ठीक है, या कंपैरेटिव या कॉमन साइज स्टेटमेंट से आपने कोई जजमेंट किया, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ डेटा किससे पता चलता है? इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, if percentage change is 50%, absolute change is 10,000, percentage change है 50%, absolute change आपको given है 10,000, opening year का डेटा है 30,000 रुपीज, तो फाइंड आउट द डेटा फॉर क्लोजिंग ईयर। अच्छा, ये तो कुछ याद आ रहा है आपको कैसे किया था? 2 ईयर का डेटा आपको गिवन होता है यूजुअली। ठीक है,
ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। इसके बाद एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, एक होता है उस एब्सोल्यूट चेंज का परसेंटेज। राइट, बोल रहे हैं कि परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज जो गिवन है आपको 50% है, मतलब दिस इज 50%। ओके ठीक है। एब्सोल्यूट चेंज है आपके पास 10,000। ओके बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग ईयर डेटा, ओपनिंग ईयर का कोई डेटा होगा, क्या है ये हमें नहीं पता, बट कोई फिगर है। ओपनिंग फिगर आपके पास गिवन है कितना, 30,000। ठीक है, तो आप क्लोजिंग निकाल सकते हो, क्लोजिंग निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके एब्सोल्यूट मिलता है आपको, ये तो आप जानते हो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके एब्सोल्यूट मिलता है। यानी आप क्या करिए, क्लोजिंग मुझे पता नहीं, बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग किया तो मुझे एब्सोल्यूट मिल गया। एब्सोल्यूट का परसेंटेज मैंने निकाला हुआ है। अब परसेंटेज कैसे निकाला होगा, कैसे निकाला होगा? ये है आपका 50%। तो 50% आया कैसे? 50% ऐसे आया होगा कि 10,000, ठीक है, अपॉन 30,000। तो इससे आपको मिल गया कितना, 50%। ठीक है, कितना मिल गया, 50%, या ये कह लो कि क्या है, 50/100 है। ठीक है, अब आपको निकालना है क्लोजिंग ईयर का डेटा। निकल सकता है, बिल्कुल निकल जाएगा। एक सेकेंड, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है ना आपको। ओपनिंग 30, ठीक है। तो देखो, एक सेकेंड ना, 50% गिवन है ना आपको, 50% किसका, तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि 10,000 इंटू 100/50, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कितना होगा, 5 2 10, इट मीन्स 20,000। अब 20,000 को आप यहाँ पे रखिए, एब्सोल्यूट आ रहा है बराबर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10, क्योंकि 50%। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 20,000। ओके, so with this we came to the end of this particular video. Thank you very much. See you in the next one. Thanks for watching.